हम आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट पे जिनने गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में बहुत कंट्रीब्यूशन की है, जॉन टिंडल ना। इन्होंने भी एक प्रोसेस डेवलप किया जिसे कहा जाता है टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन इज वेरी मच सिमिलर टू पास्चराइजेशन। फर्क क्या है इन दोनों में कि टिंडलाइजेशन में हम एंडोस्पोर को टारगेट कर रहे हैं। कि जॉन टिंडल ने बोला कि पास्चराइजेशन से आपके बाकी माइक्रोब्स तो मर गए, लेकिन जो एंडोस्पोर फॉर्म में है वो माइक्रोब्स की डेथ नहीं हुई। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हम एक प्रोसेस फॉलो करेंगे, टिंडलाइजेशन, जिसमें हम वही पास्चराइजेशन को 5 बार रिपीट करेंगे। कि 5 बार हम उसको हीट करेंगे, 5 बार कूल डाउन करेंगे इन एन ऑल्टरनेट फैशन, बारी बारी करके। तो इससे क्या होगा, एंडोस्पोर्स विल डाई एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टिंडलाइजेशन। अब हम आते हैं रॉबर्ट कॉच पे, जिनके बहुत फेमस हैं कॉच पोस्टुलेट्स। इनका अच्छा खासा काम है जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज पे। इन्होंने कहा कि एक कॉजेटिव या इटियोलॉजिकल एजेंट प्रेजेंट होना चाहिए किसी भी अफेक्टेड पेशेंट में। जो एक बीमारी से अफेक्ट हो रहे हैं उनमें उसका पॉजिटिव एजेंट या फिर एटियोलॉजिकल एजेंट प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्दी इंडिविजुअल्स में नहीं होता है ना। ये एजेंट आइसोलेशन के लिए भी केपेबल है, इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं और कल्चर कर सकते हैं इसका प्योर फॉर्म डेवलप करने के लिए। अगर हम इसको आइसोलेट करें, कल्चर करें और उसके बाद एक हेल्दी इंडिविजुअल में इंजेक्ट कर दें, तो ये एक हेल्दी इंडिविजुअल में डिसीज को कॉज कर सकता है। ये इनका पूरा का पूरा थ्योरी थी। देन ये कहलाई जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। जो अभी तक ये इटियोलॉजिकल एजेंट या कॉजेटिव एजेंट यूज कर रहे थे टर्म, उसको अगर आप रिप्लेस कर दीजिए जर्म से, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जर्म है जो डिसीज कॉज कर रहा है, जर्म है जो आइसोलेट कर सकते हैं, जर्म है जो हम आइसोलेट करके दूसरे एक इंडिविजुअल में अगर इंजेक्ट कर दे तो उसमें वो डिसीज कॉज हो सकती है। तो ये इनके 4 पोस्टुलेट्स कहलाए, द 4 कॉच पोस्टुलेट्स। दीज आर वेरी पॉपुलर एंड इस पे क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। आप हो सकता है कि आपके जीपैट में क्वेश्चन आए जिसमें इनके 3 जो पोस्टुलेट्स हैं वो सही दिए हों और एक आपको गलत दिया हो, और उसमें आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना हो किसमें कौन सा गलत है, या 3 गलत में एक सही आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना हो। सो प्लीज़ टेक केयर, रीड दिस whenever you're preparing for microbiology portion. Then और क्या किया रॉबर्ट कॉच ने? रॉबर्ट कॉच ने बैक्टीरिया स्टेनिंग की टेक्निक डेवलप करी। इन्होंने एनालिन डाइस को यूज किया स्टेनिंग के लिए। स्टेनिंग प्रोसीजर क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि बैक्टीरिया का जो इनका साइटोप्लाज्म है दैट कंटेन्स वेरी मच परसेंटेज ऑफ वाटर, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की जैसे ही होता है। तो हम इसे नेकेड आई से ऐसे ही नहीं देख सकते हैं। हम इसे एक माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखें तो हमें एक इसकी परछाई जैसी दिखेगी, हमें इसकी आउटर एक्सट्रीमिटीज दिखेंगी, पर इसके अंदर का साइटोप्लाज्मिक मटेरियल नहीं दिखेगा। अगर हमें वो देखना है तो हमें उसे कलर करना पड़ेगा, मतलब स्टेन करना पड़ेगा। तब तक एनालिन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसके पास अपना भी कलर होता है, तो उसको रॉबर्ट कॉच ने यूज किया स्टेनिंग प्रोसेस को डेवलप करने के लिए। और इन्होंने इसके बाद स्टेनिंग के बाद अगार भी यूज किया। तब तक न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मीडिया सारे साइंटिस्ट यूज कर रहे थे और उसमें बैक्टीरिया को बढ़ा रहे थे, उसको कल्टिवेट कर रहे थे। बट अगार एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट अभी तक यूज नहीं हुआ। लेकिन रॉबर्ट कॉच ने अगार को यूज किया जो एक मेजर सॉलिडिफाइंग एजेंट है। ये अगार से मिलता है, ठीक है। एंड देन इन्होंने कॉजेटिव एजेंट ऑफ एंथ्रैक्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड कॉलेरा को फाइंड आउट किया। इन्होंने ये भी बताया कि अगर हमें बैक्टीरिया को विजुअलाइज करना है या स्टेन करना है तो उसके पहले का प्रोसेस एक फिक्सेटिंग प्रोसेस होगा। आपने जब लैब में अगर अभी तक के ये किया है या आप करने वाले हो या अगर नहीं किया है, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत ब्रीफली आपको बताती हूँ। Whenever you try to visualize या you try to stain a bacteria in a laboratory, सबसे पहला काम होता है कि आप ग्लास स्लाइड पे इनोकुलम रखते हो, ठीक है, विद हेल्प ऑफ ड्रॉपर। आपने इनोकुलम प्लेस किया, उसके बाद आप उस बैक्टीरिया को फिक्स करोगे विद द हेल्प ऑफ हीट ऑफ बंसन बर्नर। ये प्रोसेस है, ये स्टेप क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि बैक्टीरिया में मोटिलिटी है। आपका इनोकुलम का ड्रॉप चाहे जितना छोटा हो, बैक्टीरिया मोटिलिटी अपना दिखाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका जो ऑब्जर्वेशन या उसका विजुअलाइजेशन कॉम्प्रोमाइज होगा। इसको कंट्रोल करने के लिए हम उसको फिक्स करते हैं बाय हीटिंग। सो जितना वाटर उसका परसेंटेज होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, लीविंग बिहाइंड अ कास्ट ऑफ बैक्टीरिया, ड्राई सेल ऑफ बैक्टीरिया। इसको हम स्टेन करके आराम से देख सकते हैं। एंड देन
रॉबर्ट कॉच ने एक और नई चीज़ करी, इन्होंने स्किन टेस्ट डेवलप किया फॉर द ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरकुलिन टेस्ट, और ये आज भी यूज़ किया जाता है एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट हम आते हैं जोसेफ लिस्टर, जिनकी पहले भी बात हो चुकी है जब हमने क्रॉस कंटैमिनेशन की बात करी थी। हमने कहा था कि लुइस पास्चर ने बोला कि क्रॉस कंटैमिनेशन को कंट्रोल करने के लिए एट लैबोरेटरी लेवल हम स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं, फिर टेंडलाइजेशन का प्रोसेस आया। जोसेफ लिस्टर को एंटीसेप्टिक सर्जरी का फादर बोला जाता है, क्योंकि इन्हें सेप्सिस का कॉन्सेप्ट दिया लैब में। इन्होंने कहा कि जितनी डेथ्स हो रही हैं इन सर्जरी, दैट आर बिकॉज of the improper sanitation and improper hygiene that is prevailing in the hospitals. उसको करेक्ट करना है, स्टेराइल इन्वायरमेंट या एसेप्टिक इन्वायरमेंट प्रिपेयर करना है। अब आप देखते हैं कि डॉक्टर्स अपने आप को स्टेराइल करके फिर जाते हैं सर्जरी करने, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। ये कॉन्सेप्ट कौन लेकर के आए? जोसेफ लिस्टर। और जब ये वो कॉन्सेप्ट लेके आए तो उन्होंने देखा कि मॉर्टेलिटी रेट्स अप टू 70 to 80% ड्रॉप हो गए हैं, इसलिए इन्हें ये खिताब दिया गया फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। चाइल्ड बर्थ पहले एक ऐसा टाइम था कि चाइल्ड बर्थ हुआ, इट्स वेरी अनकॉमन फॉर द वुमेन टू सर्वाइव दैट चाइल्ड बर्थ, बिकॉज सर्जरी है, आप ब्लड मिक्स हो रहा है, हो सकता है वुमेन सर्वाइव करी, हो सकता है वो लॉन्ग टर्म डिसीज एंड्योर कर रही है। लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दिस एंटीसेप्टिक प्रोसेस, ये मॉर्टेलिटी रेट ट्रैजिकली ये मॉर्टेलिटी रेट सब्सटैंशियली डाउन हुआ। नेक्स्ट कम्स द साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इन्होंने ये देखा कि जिसको काउपॉक्स इन्फेक्शन है उसको स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। ये इनका एक प्रपोज्ड हाइपोथेसिस या एक प्रपोज्ड ऑब्जेक्टिव था कि जिसको काउपॉक्स है उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, तो अगर हमें किसी को स्मॉल पॉक्स होने से रोकना है तो क्या करें, हम उसे काउपॉक्स से इन्फेक्ट कर दें। ये इनकी थ्योरी थी उस टाइम। तो इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक 8 साल के बच्चे को लिया और उसको काउपॉक्स का जो इनने सेपरेट किए थे, आइसोलेट किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या उसके जो बॉइल्ड साइड थे उसका पानी लेकर के इंजेक्ट कर दिया। और कुछ महीने बाद, 3 महीने बाद, उन्होंने सेम बच्चे को लिया और उसको का स्मॉल पॉक्स का भी ऐसे ही बॉइल्स का जो पानी था वो इंजेक्ट किया। बट दैट किड डिड नॉट सफर फ्रॉम स्मॉल पॉक्स बिकॉज वो इम्यूनाइज्ड हो चुका था अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। सो हिज हाइपोथेसिस ऑफ दैट काउपॉक्स इन्फेक्शन सीम टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वाज काइंड ऑफ ट्रू। ठीक है, इट वाज वियर्ड बट इट वाज ट्रू। वेल, मूविंग फर्दर, इन्होंने इस तरीके से स्मॉल पॉक्स का इम्यूनाइजेशन टेक्निक प्रोफाइलैक्टिकली इन्होंने डिस्कवर किया। नेक्स्ट कम्स पॉल एरलिक। पॉल एरलिक माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में बहुत जाना माना नाम है। इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता फिजियोलॉजी मेडिसिन में 1908 में। इन्होंने भी डाई पे काम किया, सिलेक्टिविटी ऑफ ड्रग पे काम किया, स्टेनिंग पे काम किया। इन्होंने जो डाई यूज करी वो थी ट्राइपन रेड, जो काम करती है ट्रिपानोसोम्स पे। ट्रिपानोसोम अफेक्ट होते हैं एक बीमारी में जिसका नाम है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। सो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस में काफ़ी हद तक के ये जो ट्राइपन रेड था इसने काम किया, प्लस सिफिलिस में भी ये काफ़ी हद तक के इसने काम किया स्लीपिंग सिकनेस में। और इस डाई को बोला गया सेल्वर्सन। सेल्वर्सन ने सिफिलिस को भी क्योंकि ट्रीट किया, इसलिए इसे आगे जाकर के नाम दिया गया मैजिक बुलेट, बिकॉज सिफिलिस वॉज काइंड ऑफ एन एपिडेमिक दैट टाइम कि बहुत लोगों को हो रहा था, बट दिस ड्रग केम एंड ट्रीटेड क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल, सो इट कंट्रोल्ड सिफिलिस आउटब्रेक। और इन्होंने अनजाने में ही सल्फर ड्रग की शुरुआत करी, सल्फर ड्रग को ढूंढा। इनका काम पूरा नहीं हो पाया था सल्फर ड्रग पे, बिफोर दैट ही पास्ड अवे, बट इन्होंने एक इनिशिएटिव ले लिया था कि सल्फर ड्रग भी एक एंटीसेप्टिक की तरह यूज हो सकते हैं। सल्फर ड्रग से आपको याद आ रहा होगा, जो बच्चे 6 सेमेस्टर पढ़ चुके हैं उनको ये याद आ रहा होगा, सल्फर ड्रग आपकी एंटी डायबिटिक की तरह यूज होता है, जो आज भी एक कैटेगरी है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। The last scientist which we will be considering is Alexander Fleming. Alexander Fleming ने ये देखा कि उन्होंने एक बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अब ये बैक्टीरिया कुछ जगह पे ग्रो नहीं कर रहा है, उस जगह पे जहाँ पे मोल्ड का कंटामिनेशन हो गया है। तो उन्होंने ये सोचा ये तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया तो हर जगह ग्रो करता है, तो ये यहाँ पे ग्रो क्यों नहीं कर रहा है।
तो उन्होंने उस मोल्ड को स्टडी किया। जब उन्होंने उस मोल्ड को स्टडी किया तो उन्होंने मोल्ड को आइडेंटिफाई किया एज पेनिसिलिन नोटाटम। पेनिसिलिन नोटाटम जो प्रोड्यूस करता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक की तरह इन्होंने आगे प्रपोज किया और ये प्रपोजल पूरी तरीके से एक्सेप्ट हुआ। पेनिसिलिन आज भी यूज होता है। अगर कमर्शियल प्रोडक्शन करना है तो ये मोल्ड सिर्फ काफ़ी नहीं है, क्योंकि इसकी बायोलॉजिकल अवेलेबिलिटी कम है। इसके लिए हम कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए पेनिसिलिन क्राइसोजेनम से इसे रिप्लेस करते हैं। और बाद में ऐसे वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन को आइसोलेट किया, जो एंटीबायोटिक की कैटेगरी में दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी।